आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम कहानी कुर्सी की का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चुनावी राज्य महाराष्ट्र और झारखंड की। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में न महायुति और न ही महाविकास अघाड़ी की अभी पहली लिस्ट सामने आई है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन एमवीए में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। कल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से अलग अलग मुलाकात की थी। मुंबई कल 10 घंटे तक बैठक चली थी, लेकिन विदर्भ और मुंबई की कुछ सीटों पर मतभेद सुलझ नहीं सका है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट की मातोश्री पर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी नेताओं को पहुंचने के लिए कहा गया है। पेंच 28 सीटों पर अभी फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों ही इन 28 सीटों पर अड़े हुए हैं और दोनों ही इन 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। इसके लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। एक दूसरे को समझाया भी जा रहा है, लेकिन अभी भी पेंच फंसा हुआ है। अभी भी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में कोई समाधान हो पाया है, इस समस्या का कोई हल निकल पाया है, ये अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और इन सब के बीच मातोश्री पर उद्धव ठाकरे ने एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं वो शामिल हो रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अपने दावे को लेकर उद्धव ठाकरे इस बैठक में अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं, पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। चुनाव नजदीक है। एक तरफ महायुति में लगभग सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में अभी 28 ऐसी सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, जहां कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। और ये सीटें मुंबई और विदर्भ की हैं। एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की जा रही है। जो तल्खी है वो बयानों में नजर भी आ रही है, लेकिन समाधान निकालने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, मंथन का दौर भी जारी है। तो महाराष्ट्र में कितना मुश्किल होगा महाविकास अघाड़ी के लिए, या कैसे उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच में समन्वय पैदा हो पाएगा, इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ रोज की तरह हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और इसके साथ ही साथ समीर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत हर्षवर्धन जी आप ही से कर लेती हूँ। उद्धव ठाकरे के घर में आपात बैठक का होना, कल 10 घंटे की बैठक होना कांग्रेस और शिवसेना के बीच में या महाविकास अघाड़ी की, उसके बाद भी कोई समाधान ना निकलना, आज इस बैठक से क्या संभावनाएं हैं? प्राची, आपात स्थिति जब होती है ना, तो इसका मतलब ये कि आप अपने बहुत नियंत्रण में नहीं रहते, इन कमांड नहीं रहते हैं। क्योंकि आपात स्थिति का मतलब यह है कि अचानक आपको लगा कि नहीं अब तो कुछ मामला गड़बड़ हो गया है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक जो ये सत्ताधारी एक जगह और एक जगह विपक्षी गठजोड़ है, यानी झारखंड में सत्ताधारी हैं वो यहां विपक्षी हैं, इनका सब कुछ इमरजेंसी में तय हो रहा है। आप सोचिए, चुनाव की घोषणा हो गई, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला गठजोड़ है, जहां शिंदे जी बोल देते हैं कि वो दिल्ली सब तय कर देगा, हम जो होगा उसमें कर लेंगे। अजीत पवार भी जो इतने जिद्दी और इतने ज्यादा तीखे माने जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो भी मान जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए तो कांग्रेस के साथ शिवसेना और उद्धव ठाकरे अपनी सहमति तक नहीं बना पा रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि मुंबई की सीटों को लेकर, वो बीएमसी थी, बीएमसी अब उस तरह से नहीं है, लेकिन मुंबई की सीटों को लेकर शिवसेना को अपने अस्तित्व का प्रश्न लगता है। उसको लगता है कि यहां अगर किसी और ने घुसपैठ कर ली, थोड़ा सा और ज्यादा हिस्सा ले लिया, तो हमारे लिए संकट हो जाएगा। अभी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को चूंकि थोड़ा ज्यादा सीटें क्या मिली, लोकसभा महाराष्ट्र के लिहाज से कह रहा हूं, तो उनको लग रहा है कि अब यह फिर से समीकरण बदला जाना चाहिए। यही बेसिक डिफरेंस है नरेंद्र मोदी अमित शाह की राजनीति में, जो बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, यानी रामविलास पासवान को, फिर चिराग पासवान को झारखंड तक में हिस्सा दे दिया, महाराष्ट्र में शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। यानी अपनी राजनीति को प्रमुखता से रखना है, उसके लिए काम करना है, या अपने आप का जो अहंकार है उसको हमें प्रमुखता से रखना है। मुझे लगता है इसके बीच की लड़ाई है। और पहले से मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसा महाराष्ट्र का चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिख रही थी, लेकिन आज की तारीख में मेरा यह मानना है कि महायुति सरकार बनाने के नजदीक है, और बेहतर तरीके से सरकार बनाने के नजदीक है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो महाविकास अघाड़ी का गठजोड़ है वो पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहा है।
अब देखिए, जिन इलाकों में अभी पेंच फंसा हुआ है, मुंबई और विदर्भ का इलाका बताया जा रहा है समीर, जिन इलाकों में महायुति ने अपना फॉर्मूला तय कर लिया है, 18-15-3 का ये बंटवारा होगा, अगर सीटों का बंटवारा भी संभावित यही समझ में आ रहा है। जब कैंडिडेट्स का ऐलान होगा तब पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इस एरिया में ऐसा क्या है कि दोनों, चाहे आप उद्धव गुट की बात कर लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, दोनों ही अड़े हुए हैं और कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है, कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही। देखिए, सबसे बड़ा पेच कांग्रेस के बीच में और उद्धव ठाकरे के बीच में फंसा हुआ है, वो लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद उत्पन्न हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि 2024 का जो लोकसभा का परिणाम आया था कि 21 सीटों पर उद्धव ठाकरे लड़ते हैं और 7 सीटों पर जीतते हैं, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ती है और कांग्रेस 13 सीट पर जीतती है, बाद में उनका निर्दलीय भी बागी जीत जाता है, 14 सीटें जीत जाती है। शरद पवार कहते हैं मैं 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट जीत जाता हूं। तो उसी आधार पर विधानसभा सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कांग्रेस 120 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हम 120 सीटों पर लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे 75 से 80 सीटों पर लड़े, बाकी सीटों पर शरद पवार लड़े और 10 से 12 सीटें दूसरे सहयोगी के लिए छोड़ दी जाए। इसके लिए उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे तो हम 124 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, तो हम 124 के नीचे नहीं जा सकते हैं। भले ही 2024 लोकसभा में हमारा परिणाम बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं रहा, लेकिन विधानसभा में महाराष्ट्र के अंदर 36 सीटें और विदर्भ की जो सीटें वह हमारा एक आधारभूत जगह है, तो हम उन सीटों पर भी जगह चाहते हैं। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं हो रही है और यही एक बड़ा पेच दोनों के बीच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे की समस्या है कि वो अपने आप को न मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घोषित करवा पा रहे, न सीटों पर अपनी मनमानी या जो सीटें वो चाहते वो ले पा रहे। वो चाहते हैं कि बंबई, ठाणे और कोंकण बेल्ट की ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़े, क्योंकि यहां पर एकनाथ शिंदे से जो ठाणे कल्याण का बेल्ट है या कोस्टल का बेल्ट है, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का बेल्ट है, वहां पर हमारी एकनाथ शिंदे से लड़ाई होगी तो वह हमें ज्यादा सीटें दी जाए। कांग्रेस का कहना है कि वहां पर हमारा आधार बहुत अच्छा है और हम आपको सारी सीटें नहीं दी जा सकती। इनके बीच तगड़ी इस बात को लेकर लड़ाई चल रही है। 48 सीटें अभी ऐसी है जिसके अंदर विदर्भ की सीटें हैं, मुंबई की सीटें हैं, पश्चिम महाराष्ट्र की और मराठवाड़ा की। इन 4 क्षेत्रों को मिलाकर 48 सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। जब कल कांग्रेस के प्रभारी उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए थे, उस समय उन्होंने बातचीत की है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 30 सीटें हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, 18 सीटों पर हम सहमति बना सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 48 सीटों में से कम 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की स्थिति में। तो फिलहाल अभी कोई समझौता रात तक नहीं हुआ था। आज उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई अपने सभी नेताओं की। इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर आज रात तक कोई समझौता नहीं निकलता इनके बीच में, कांग्रेस के बीच में और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो हो सकता है कि कल उद्धव ठाकरे अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दे। जहां पर वो अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं वह सूची जारी कर सकते हैं पहली। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शरद पवार आज रात को उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं, राहुल गांधी से वो रात को बात करेंगे। शरद पवार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में जो अब एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है वह किसी तरह से निपटाई जाए। जिस तरीके से संजय राउत बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से नाना पटोले का बयान आ रहा था, मुझे लग रहा है राहुल गांधी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। स्थानीय लेवल पर यह मामला निपट नहीं सकता। राहुल गांधी अब इसमें कम दखल देंगे। और देखिए, कांग्रेस का काम करने का तरीका देखिए। हरियाणा में चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, विधायक दल की बैठक होती है, मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो जाता है, पहली कैबिनेट की बैठक हो जाती है और कांग्रेस अभी तक विपक्ष का नेता कौन होगा यह तक नहीं कर पाती है। भूपेंद्र हुड्डा अलग बैठक बुलाते हैं, बाद में कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं, अशोक गहलोत जैसे महान नेता आते हैं जिन्होंने बंटाढार करवा दिया विधानसभा चुनाव में और बैठक के अंदर भी विपक्ष का नेता तय नहीं करवा पाए, खाया पिया और वापिस दिल्ली आ गए। तो अभी तक विपक्ष का नेता तय नहीं कर पाए। अब झारखंड में देखिए, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 68 सीटें बीजेपी लड़ रही है, 10 सीटें उन्होंने आजसू को दे दिए, 2 जनता दल यूनाइटेड को दे दिए और 1 रामविलास पासवान की पार्टी चिराग पासवान को दे दिए। राहुल गांधी कल जिस होटल में रुके थे, राहुल गांधी कल झारखंड में थे, राहुल गांधी जिस रेडिसन ब्लू में रुके थे, तेजस्वी यादव भी उसी रेडिसन ब्लू होटल में रुके हुए थे। दोनों की मुझे मुलाकात नहीं हुई और सीटें आपस में कर रहे हैं। अरे एक ही शहर में हो, एक ही होटल में हो, आपस में बैठे हो एक कमरे में, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल करो और बता दो। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से गठबंधन काम कर रहा है। कांग्रेस लगातार इस तरीके से मात खाते जा रही है लेकिन अपनी गलतियों से सीख नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही होने वाला है। महाराष्ट्र के अंदर महायुति फिर सरकार बनाने जा रही है।
अब देखिए, इसे तो गठबंधन का लोकतंत्र नेता बताते हैं। इंडिया गठबंधन के जितने भी नेताओं से बात करेंगे और इस बयानों को लेकर चर्चा करेंगे तो कह रहे हैं कि ये हमारे गठबंधन का लोकतंत्र है कि हम खुलकर बता तो सकते हैं, कम से कम अपनी चॉइस तो बता सकते हैं कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या ये सीटें हमें चाहिए। लेकिन इस आपात बैठक के बाद विजय जी, अगर कोई बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे ले लेते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा महाराष्ट्र की सियासत में? और मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि इस स्थिति में है उद्धव ठाकरे की कोई बड़ा फैसला ले लें? मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब गठबंधन की राजनीति में ये सब काम बड़ा चलता रहता है, विवाद भी होता है सीटों को लेकर, और खासतौर से विधानसभा चुनाव, और खासतौर से तब होता है कि जब कोई गठबंधन का कोई एक बड़ा नेता या बहुत पावरफुल संगठन पार्टी नहीं हो। जैसे महायुति में क्या है, महायुति में सब आसान है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, और फिर नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। महाविकास अघाड़ी में तीनों लोग अपने आप को बराबर का भी समझते हैं और तीनों एक दूसरे से बड़ा भी समझते हैं। और यदि आप पूरा पिछली हिस्ट्री देखें, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो जहाँ भी कांग्रेस अपने आप को ताकतवर समझती है वहाँ गठबंधन में परेशानी होती है। जहाँ कांग्रेस कमजोर होती है वहाँ गठबंधन में परेशानी नहीं होती। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ चली जाती है। हरियाणा में मजबूत है तो वो नहीं करती है। मध्य प्रदेश में मजबूत है तो नहीं करती है। राजस्थान में मजबूत है तो नहीं करती है। अब यहाँ भी यही हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उसमें कांग्रेस मजबूत होकर निकली है, तो इसलिए वो उस समय तैयार नहीं होती। गठबंधन की राजनीति में जरूरी नहीं है कि आप जीतने के लिए सारी सीटें ही हासिल करें। गठबंधन को बचाना, गठबंधन के धर्म के साथ चलना, गठबंधन के सहयोगियों के साथ चलना, वो महत्वपूर्ण है। और जब ऐसा, लेकिन ये इतना ये भी नहीं है कि बहुत कुछ कम वो हो गया, नुकसान हो गया। गठबंधन की राजनीति में ये सब चलता है और सीटों का बंटवारे पर जितनी ज़्यादा बहस हो जाए अच्छा है। आज बहस हो रही है वो ठीक है, आज बहस ना हो और कर लें और फिर कल सारे लोग बागी खड़े हों, तो उससे तो बेहतर है कि ये हो। लेकिन जब नेशनल लीडरशिप की, अब ऐसा वक्त आ गया कि जब कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप को, यानी राहुल गांधी जी को, अब उद्धव ठाकरे साहब से और जो शरद पवार हैं उनके साथ बात करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि रमेश चन्नीथला ने बड़ी लंबी बैठक कर ली है उनके साथ। हालांकि रमेश चन्नीथला के पास भी तो मैंडेट राहुल गांधी का ही होगा, जिसको लेकर, लेकिन फिर भी बातचीत आपस में होने से, और वो भी ईगो सेटिस्फाई होता है कि भाई उद्धव जी को राहुल जी ने फोन कर लिया तो उद्धव जी कह रहे हैं वो कह ही रहे थे तो चलो हमने ये 4 सीटें छोड़ दी है। तो उस तरह की एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। लेकिन कोई बहुत बड़ा फैसला उद्धव ठाकरे, अभी तो ये सारा चुनाव ही उद्धव ठाकरे के अस्तित्व की लड़ाई का है, तो वो कोई जल्दी में कोई फैसला कर लेंगे और उलट पलट कर लेंगे ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। क्योंकि उनके पास महायुति में फिलहाल जाने की जगह तो नहीं दिखती है, और वहां पर यदि वो उनके साथ नहीं गए तो जितनी बची है दुकान उतना भी शायद मुश्किल हो जाए। एक चल रहा है, अभी उनकी नाराजगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फैसला वो कर लेंगे। बल्कि कुछ सीटों पर वो बैठक जो बुला रहे हैं तो उसमें अपने लिए मैंडेट ले रहे हैं पार्टी से कि भाई ठीक है, अब मैं कुछ कम ज्यादा भी कर लूँ तो चल जाएगा ना काम। ये ना हो कि वहीं से कुछ नाराजगी हो जाए। प्रेशर पॉलिटिक्स तो देखिए आखिरी वक्त तक देखने को मिलती है। संजय राउत के बयानों को तो आप सुन ही रहे हैं, वो तो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि रीजनल पार्टियों के बिना कुछ नहीं है कांग्रेस, रीजनल पार्टियों की वजह से ही कांग्रेस का ग्राफ इतना बड़ा है। एक तरफ महायुति ने अपना फॉर्मूला तय कर लिया है, महाविकास अघाड़ी में अभी जो सीटों को लेकर कलेश है वो बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक नया समीकरण भी बन रहा है। अब महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल फिर से एक्टिव हो गए हैं। मुस्लिम नेताओं से उनकी जो मुलाकात है वो अब देखने को मिल रही है। सज्जाद नोमानी से मिले हैं मनोज जरांगे, इससे पहले वो इम्तियाज जलील से भी मिले थे। आपको बताएं कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी से उन्होंने मुलाकात की है। जरांगे इससे पहले MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील से मुलाकात कर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर जरांगे पाटिल चाहते क्या हैं? क्या वो मराठा और मुस्लिम वोट को एकजुट करने में लगे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मराठा और मुस्लिम मतदाताओं के एक साथ आने की वजह से मराठवाड़ा में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। तो क्या मनोज जरांगे फिर से मुश्किल अवधेश जी बढ़ाने जा रहे हैं? महायुति की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसकी कोशिश की जा रही है मनोज जरांगे की तरफ से। इस प्रकार की मुलाकात का मतलब यह हुआ है कि कुछ भीतर से कुछ ज्यादा बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि इस समय इस देश में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो अलग तरीके से काम कर रही है। वो केवल रणनीति के तहत किसी पार्टी या गठबंधन को सपोर्ट करती है, उनके अपने लक्ष्य हैं
और खासकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने तो अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया है कि अगर देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो गया या जिन जिन स्टेट में हो गया वहां पर्सनल कानून ही नहीं रहेंगे तो पर्सनल लॉ बोर्ड रहेगा कैसे। तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने अपने को बचाए रखना है कि भाई ये तो तभी हम रहेंगे जब पर्सनल लॉ रहेगा। तो उसके हिसाब से वो बहुत सारे नेताओं से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक जरांगे इस समय चूंकि मराठाओं की आरक्षण की बात कर रहे हैं और इस देश में राहुल गांधी ने, बहुत लोगों ने एक नैरेटिव बनाया था कि दलित, आदिवासी, पिछड़े के साथ मुसलमानों को भी उसी क्लब में शामिल करो और इन सबको चाहिए। जबकि आम मान्यता यह है कि हिंदू समाज में जातीय विभाजन के कारण 200, 300, 400 साल में जो दलित वर्ग है, जो अनुसूचित जाति वर्ग हैं, वो वंचित रहे हैं। उसी तरह पिछड़ों में भी एक वर्ग है जो वंचित रहा है। लेकिन मुसलमान तो इस देश में शासन करने वाले रहे हैं। आक्रमण के बाद से इस देश में वो बताते हैं कि हम शासनकारी हैं, जगह जगह उस शासन के अस्तित्व विद्यमान है। हजारों मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया, इतनी उनकी हैसियत थी। बड़े बड़े इस्लामी जो है सेंटर बनाए, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान अपने हिसाब से बनाए, लाखों की संख्या में देश में मदरसे चल रहे हैं। तो उनकी तुलना इनसे नहीं हो सकती है। तो इसलिए मुस्लिम आरक्षण पर उनका मत अलग है। अब मनोज जरांगे ने अभी बयान नहीं दिया है क्या वो मराठे के साथ मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है। मूल बात यह है जो ये मिलने जा रहे हैं इनका अपना एजेंडा है, मुस्लिम आरक्षण है, मुस्लिम पर्सनल लॉ कायम रखना है, ऐसी पार्टियों को मिलकर वोट देना है जो बीजेपी को हरा सके, जो मुसलमानों के जो विरुद्ध जो मुकदमे हो रहे हैं आतंकवाद पर, उन सब में वो सहयोग कर सके। उनके घोषित सब एजेंडे हैं देश भर में। तो इसलिए मुझे लगता है कि मनोज जरांगे एक दिशा भ्रम का शिकार, एक भ्रमित व्यक्ति, जिन्होंने लगातार अपने अनशन से जो अपनी साख स्थापित की, मराठाओं के बीच अपना एक वर्ग खड़ा किया, सभी पार्टियों से मिला, लेकिन कभी इधर बात कर लेते हैं, कभी उधर बात करते हैं। तो अब धीरे धीरे उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। दूसरा यह हुआ कि वो वोट कितना दिला सकते हैं, इस पर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। तीसरा, स्वयं महाराष्ट्र में इस समय जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है उसके विरुद्ध एक वातावरण बना है, चाहे वो गणेश विसर्जन के, गणेश प्रतिमा के ऊपर पत्थरबाजी करने का हो, जो आगजनी की घटना हो, जो सिखों के जो धार्मिक जुलूस हैं उन पर दंगे करने का हो। तो अनेक कारणों से इस समय एक वातावरण वहां जो है वो आक्रामक मुस्लिमवाद के विरुद्ध है, उसमें ये करने जा रहे हैं। इसका असर होगा या इसका रिएक्शन होकर के दूसरे पक्ष को मत मिलेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ये जो बार बार हम लोग यहां से हमारे जो है विजय जी और हमारे समीर जी राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, और राहुल गांधी आने के लिए अगर तैयार नहीं है और पिछले 5-6 दिनों से हम लोग जो है कहानी कुर्सी में राहुल गांधी जी को ही तलाश कर रहे हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी जी कुछ सोच रहे होंगे ना भाई, उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है। मैंने भी कहा था कि एक बार वो जाके मिले, लेकिन वो मिलते ही नहीं है। तीसरा है कि एक बड़ा नेता है, आपने कहा कि वो खाए पिए और चले आए, वो बिना खाए पिए आए तब हमारी खुशी हो, ये नहीं होनी चाहिए। अशोक गहलोत एक बड़े नेता हैं, अगर गए हैं तो आराम से रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आएंगे, पार्टी की भी उसी के साथ छवि बनती है। तो इसका भी ध्यान रखा जाए। महाराष्ट्र के बारे में जो मुझे 3 पंक्ति बोलनी है। पहला कि कोई भी आपका व्यवहार जो है ना आपकी विचारधारा और सोच से निर्धारित होती है। अगर आपकी एक लंबी विचारधारा है अपने पार्टी के बारे में, देश के बारे में, तो आप बहुत चीजें सैक्रिफाइस करते हैं कि आखिर इसी व्यक्ति से हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। जो सुशील कुमार शिंदे का उदाहरण दिया है, तो बीजेपी नेतृत्व ने सोचा जो हमारा लक्ष्य है, अगर अगर एकनाथ शिंदे के माध्यम से पाया जा सकता है तो हम जिद क्यों करें। लेकिन जब व्यक्तिगत लक्ष्य हो जाता है कि हमारे कोई देश के लेके बड़ा लक्ष्य नहीं है, समाज को लेके, अपनी पार्टी को लेके भी व्यापक लक्ष्य नहीं है, तो हम बस एक सीट पर हम लड़ाई लड़ते हैं और यह चाहते हैं कि हमारे में से कोई आगे न बढ़े। तो ये दोनों जो गठबंधन है उसमें एक क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, एक गुणात्मक डिफरेंसेस है कि एक अपनी विचारधारा के आधार पर अपने भी हित को थोड़ी देर के लिए बलि देनी पड़े, अगर वो विचारधारा का काम इस माध्यम से हो सकता है तो मूल उसको रखते हैं। दूसरे को अपनी पार्टी और अपनी हैसियत आगे बढ़ानी है तो वो उसको आगे रख रहे हैं। ये हर जगह इस समय दोनों गठबंधन में दिखाई दे रहा है। देखिए अब वो पेंच तो अभी फंसा हुआ है, लेकिन कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं, या इस चुनाव से पहले ही कैसे चुनाव आयोग
आयोग पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं एमवीए की तरफ से, वो भी आप बयानों के जरिए समझिए। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से एमवीए समर्थक वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। संजय राउत ने आज फिर आरोप लगाया है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को चुनाव लड़ना है वहां 10,000 वोटर्स के नाम काटकर इतने ही फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े जा रहे हैं। वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स वो निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पे। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग के मदद से होने जा रहा है। अब संजय राउत को यह पता हो ना हो कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा हर्षवर्धन जी, लेकिन सटीक जानकारी उन्हें इस बात की जरूर होती है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, कहां से वोटर्स को ढूंढकर कितने वोटर्स को काटा जा रहा है, ये उन्हें बिल्कुल पक्के से पता रहता है। अच्छा, एक तो सबसे पहले ये कि संजय राउत को अगर ये सब पता है तो क्या इतनी कमजोर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई कि वो ये भी न करा पाए कि जहां लोग हैं उनका वोट डलवा पाए, नाम ऐड करा पाए? ये विशुद्ध तौर पर जिसको कहते हैं ना कि बहाने पहले से तैयार करना है। और इस तरह से अगर संजय राउत बात करेंगे तो जो लोकसभा चुनाव में शिवसैनिक एकनाथ शिंदे को छोड़कर उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के निशान पर दे आए थे, वो असली वाली शिवसेना यानी शिंदे वाली पे चले जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जब आप कह रहे हैं कि 150 विधानसभा, यानी आपको पता है कि कौन कौन सी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन आपको पता है कि ये सीटें हैं जो बीजेपी लड़ेगी, तो पूरी ताकत लगा के बीजेपी को हरा दीजिए ना। अब तो आपके पास आसानी हो गई, 288 में से 150 जीरो इन हो गया, वहीं पर भाजपा लड़ने जा रही है, आपको पता भी है, तो आप वहां कर दीजिए। और जो सबसे खराब बात है, गंभीर बात है, और ये इनके चरित्र को तो वैसे भी हल्का करती है, बार बार एक बार और हल्का कर रही है, ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग हाथ मिला ले रहा है। थोड़ा इससे बचना चाहिए। अब जब देश के लोग बार बार आप लोगों के मुंह से ये सुनते हैं और देखते हैं कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उस काम के आधार पर ही जम्मू कश्मीर में शानदार सरकार बन गई। उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से मैराथन दौड़ते हुए कह रहे हैं कि आइए यहां मैराथन करिए, दिल्ली में तो बड़ा पोल्यूशन रहता है। तो आप जब ये कहते हैं ना तो जनता को लगता है कि भाई कितना तमाशा करोगे, कितना मजाक बनाओगे भाई। अपनी हार, अपनी कमजोरी अपने साथ कार्यकर्ता जोड़ नहीं पा रहे हैं और तमाशा बनाते रहते हैं। मुझे लगता है इन सब वजहों से भी ये जो गठजोड़ है इसकी साख कमजोर हो रही है, इसके साथ के लोग दूसरे पाले में जाना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, संजय राउत तो अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। अब